नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल से रिलेटेड टोटल 41 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और सोइल मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप सोइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। द डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफ़र्स फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेजेस। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज आते हैं इस टेस्ट में? देखिए, पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि एक तो इसमें ड्रेनेज कंडीशन कंट्रोल में नहीं होती हैं और दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पोर वाटर प्रेशर को मेज़र कर सकें। तो दो ऑप्शन तो शुरू के सही लिखे हुए हैं इसके रिगार्डिंग। फिर इसके अलावा जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फेलियर प्लेन पे, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी एक जैसा नहीं होता है वो। तो सी पॉइंट भी सही है। और जो इसमें आते हैं वो आता है कि एरिया कांस्टेंट नहीं होता है, और क्योंकि हमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकालनी होती है तो उसके लिए हम एरिया को भी कांस्टेंट मानकर चलते हैं, जो कि असल में होता नहीं है। प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन भी इसमें नोन नहीं होती है ऑलरेडी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सारे लिखे हुए हैं। द ट्राई एक्सियल टेस्ट यूजुअली कैरिड आउट एज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, और ड्रेन टेस्ट का मतलब है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट या फिर सारे। तो देखिए, दो स्टेज आती हैं हमारे पास। एक तो आती है कंसोलिडेशन और अनकंसोलिडेशन वाली, यानी वो उसके अंदर के टाइप हो गए, और दूसरा आता है ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड वाला। तो ये आप जो टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो स्टेजेस पॉसिबल होती हैं। और इनमें जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पहली स्टेज है उसको हमने कंसोलिडेशन और अनकंसोलिडेशन में तोड़ रखा है। कंसोलिडेशन में ड्रेनेज अलाउ होता है और अनकंसोलिडेशन में नहीं होता है। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। उसी तरह से सेकंड स्टेज को हम शेयर स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो उसमें ड्रेन्ड होता है और अनड्रेन्ड होता है। ड्रेन्ड यानी उसमें पानी अलाउ है, अनड्रेन्ड यानी ड्रेनेज अलाउ नहीं है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सोइल में पानी नहीं है, पर हमने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो दोनों को मिलाने से 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 4 कॉम्बिनेशन। पर यहाँ पर 3 ही कॉम्बिनेशन जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, रियल होते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो रियल नहीं होता है, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड वाला। ठीक है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। और जो बाकी 3 हैं उनके नाम एक बार पढ़ लेता हूँ। उनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है, जो कि बहुत आसान सवाल होते हैं। कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड होता है CD, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड होता है CU, और अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड UU। एक ही टाइप बनता है अनकंसोलिडेटेड में। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड जब पहले ही हो गया तो ड्रेन्ड उसके बाद पॉसिबल नहीं होता है, ये इसका रीज़न दिया जाता है। तो 3 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो तीनों लिखी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे ये क्लियर हो गया कि ये 3 टेस्ट कैरी किए जाते हैं। द फिनोमिनन व्हेन सोयल लूजेज इट्स शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन इज़ नोन एज। ऑसिलेटरी मोशन होता है एक किस्म का वाइब्रेशन। वैसे तो ये दोलन होता है जब कोई चीज़ एक फ्रिक्वेंसी के साथ मूव करती है इधर उधर, पर वाइब्रेशन भी कह सकते हैं हम समझने के लिए। तो देखिए, शेयर स्ट्रेंथ जब लूज़ करती है सॉइल ऑसिलेटरी मोशन की वजह से, उसे हम लिक्विफैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसे द्रवीकरण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मिट्टी को जब हम हिलाते हैं तो पानी अलग होने लग जाता है, और ओवरऑल टेक्निकली वहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ लूज़ करती है मिट्टी। तो इस प्रोसेस को लिक्विफैक्शन बोलते हैं। द इक्वेशन S बराबर C प्लस सिग्मा tan phi इज़ गिवन बाय। तो ये किसने दी थी? ये कूलाम्ब की इक्वेशन है। और इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, जो इसमें S है इसको हम टाउ से दिखाते हैं जनरली, यहाँ पर S से लिख रखा है। ये शेयर स्ट्रेस है, और जो सिग्मा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। फाई इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बनता है, जो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग हो सकता है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। और C इसमें कोहेजन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें जो सिग्मा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसको हम टोटल नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। पर इस थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन किया गया तरजाकी जी के द्वारा। तो उन्होंने कहा यहाँ पर हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रेस लेनी चाहिए, सिग्मा बार। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें
नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी दी होती है और उसके बाद पोर वाटर प्रेशर भी दिया होता है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों मतलब टोटल में से पोर वाटर हटा दिया जाए तो इफ़ेक्टिव बचता है, तो उस केस में हमें इफ़ेक्टिव लेना होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला भी यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम सिग्मा या सिग्मा बार यूज़ कर लेते हैं। तो इनके नाम जो होते हैं, ये वाला होता है टोटल नॉर्मल स्ट्रेस और ये होता है इफ़ेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, यानी हैं दोनों नॉर्मल स्ट्रेस ही। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। द इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ अ सोयल आर, कोहेजन दे रखा है 10 kPa और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेन इनसाइड द सैचुरेटेड सोयल मास एट अ पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इज 300 kPa एंड पोर वाटर प्रेशर इज़ 150 kPa। जैसा कि अभी आपको बताया, पोर वाटर दिया होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से और उससे कंसिडर करेंगे एज इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी सी और फाई दे रखा है, तो अभी जो फार्मूला आपको बताया वो अप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट ये चीज़ आप फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। सिग्मा माइनस यू कर देंगे सिग्मा बार। आप देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन, ऊपर गिवन डेटा लिखा हुआ है और फिर फार्मूला लिखा हुआ है जो यूज़ करेंगे, फिर वैल्यूज़ रखी हुई हैं, फिर सॉल्व कर रखा है। डिवाइड वगैरह खुद से किया है तो 1.7 से डिवाइड कर दिया था √3 में, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ गई वैल्यू। प्रॉपर डिवाइड करते तो थोड़ा कम आ जाती, यानी 98 आ रहा है, लेकिन सही ऑप्शन इसका 96 है। इस तरह से आप एग्ज़ाम में डिवाइड कर सकते हैं। जब अब देखिए 90 है और 105 है, तो अगर आप क्लोज भी लेके चलेंगे तो आसपास ऑप्शन मिल जाता है, इससे टाइम बच जाता है थोड़ा। वेन शेयर टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, तो वेन शेयर टेस्ट हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं क्ले सॉइल के लिए, सॉफ्ट क्ले के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और एक छोटी सी चीज़ और लिखी जाती है इस बारे में कि सॉफ्ट क्ले जहाँ पर कोहेजन जो है वो 25 kPa से कम हो, ठीक है, क्योंकि क्ले में कोहेजन होता है। तो क्ले सॉइल या सॉफ्ट क्ले, ये सब टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटर्मिन्ड बाय ट्राई एक्सियल टेस्ट, तो ट्राई एक्सियल हो या डायरेक्ट शेयर हो, वेन शेयर हो, अनकन्फाइंड कंप्रेशन हो, ये सब क्या है, शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर बताते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। In a direct shear test, the shear stress and normal stress on a dry sand sample at failure are 0.6 kg per centimeter square and 1 kg per centimeter square respectively. The angle of internal friction of the sand will be nearly, देखिए साहब, यहाँ पर पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि सैंड लिखा हुआ है, ड्राई सैंड। तो सबसे पहले आप सी और फाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है वो सैंड के लिए है। वो ये बताता है कि सैंड में कोहेजन नहीं होता है, इसलिए जब सैंड की बात होगी तो हम सी की वैल्यू 0 लेंगे। लेकिन सैंड में कुछ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अकर करता है, इसलिए फाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ होती है। इसका जस्ट ऑपोजिट केस है क्ले वाला, जो कि आपको सेकंड ग्राफ में दिख रहा होगा। क्ले में कोहेजन होता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन क्ले में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता है, क्ले में फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर फाई की वैल्यू 0 हो जाती है। ऑलराइट, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सैंड के लिए है, ये वाला क्ले के लिए है, और इसको आप मान सकते हैं नॉर्मल क्ले के लिए, नॉर्मल सॉइल के लिए, सॉरी, जिसमें सी भी होगा फाई भी होगा। तो जब किसी सवाल में सिर्फ सैंड की बात कर रखी हो तो वहाँ पर आपको सी को 0 कर देना है, क्योंकि सॉइल जो होती है, सैंड जो होती है वो कोहेजन लेस होती है, और इसी तरह से जो क्ले है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए फाई उसमें 0 करते हैं। इस सवाल में सैंड की बात कर रखी है और सी इसमें 0 कर देंगे हम। फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे नॉर्मल जो होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो 0.6 दे रखी थी, नॉर्मल स्ट्रेस 1 दे रखी थी, तो इधर ले आएंगे उसे डिवाइड में आ जाएगा, 0.6 मिलेगा। और अब क्योंकि ये कैलकुलेटर से किया जाने वाला सवाल है तो कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसी जगह पे आया होगा जहाँ कैल्सी अलाउड होगा। फिर भी इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वैसे इनको हम निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, पर फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है। तो 31 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन।
The results of a consolidated drain triaxial shear test on a normally consolidated clay are shown in फिगर बिलो. द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज. तो अब देखिए, जब हम टाउ और सिग्मा के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं और मोहर सर्कल बनता है तो उसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ हमें मिलती हैं. मेजर स्ट्रेस होती है, माइनर होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेजर है वो 200 है और माइनर क्या है 100. अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं. देखिए सिग्मा 1 हमें दे रखी है 200 और सिग्मा 3 से हम दिखाते हैं माइनर वाले को, वो जो कि 100 दे रखी है. अब जो साइन फाई हमें पूछा हुआ है वो शेयर स्ट्रेस ओवर नॉर्मल स्ट्रेस होता है जनरली, और शेयर स्ट्रेस जो होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2. और इसी तरह से जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2. तो जब ये चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए वो लिख नहीं रखा है, पर एक्चुअल फार्मूलाज ये होते हैं और इन दोनों का जो रेशो है वो साइन फाई को दिखाता है. तो हमने यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया जो कि आया 100/300 यानी 1/3. तो फाई हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3. ठीक है, फाई पूछा हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा. इन अ ट्राईएक्सियल टेस्ट एट फेलियर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाज 180 kPa, minor principal stress was 100 kPa and pore water pressure was 200 kPa. The sign of the angle of shearing resistance of the sandy soil tested is. तो सैंडी सॉइल की बात कर रखी है, फाई पूछा हुआ है. अगेन हमारे पास मेजर और माइनर दे रखी हैं लेकिन पोर वाटर भी दे रखा है. तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ दे रखी हो तो इसको हम कंसीडर करेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उससे. तो अब हम जो आगे स्ट्रेसेस लेंगे वो मेजर तो लेंगे पर इफ़ेक्टिव मेजर लेंगे. तो अब हमारे पास इफ़ेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगी 180 माइनस 20, और इसी तरह से इफ़ेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगी 100 माइनस 20. तो एक हो गई 160, दूसरी हो गई 80. 20 कम कर दिया. आप देख सकते हैं ये वो थी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, इसमें से 20 हमने घटा दिए जो कि इफेक्टिव वाली हो जाएगी पोर वाटर. और फिर रेशियो देखेंगे तो अगेन वही शेयर स्ट्रेस ओवर नॉर्मल स्ट्रेस. इस केस में 80/220 240 आ रहा है जो कि 1/3 हो गया. तो यहाँ पर भी साइन फाई, या तो सीधा साइन फाई की बोल रखी है ना, साइन ऑफ द एंगल बोला हुआ है, तो 1/3 आ गया. आंसर सेम आ रहा है फिर से. The relationship between a soil cohesion C and unconfined compression या compressive strength QU is given as. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन है. देखिए ये जो टेस्ट होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, ये अलग से कंडक्ट नहीं होता है, ये ट्राईएक्सियल का एक पार्ट होता है. जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट तो अलग हो गया, वेन शेयर टेस्ट अलग हो गया, लेकिन जो अनकन्फाइंड वाला है ये ट्राईएक्सियल टेस्ट का एक हिस्सा है. उसी में जो कंडीशन होती है 2-3, उनमें से कोई एक इसमें ली जाती है. ठीक है, और तब जाकर एक फार्मूला निकलता है. इसमें जो कोहेजन है वो शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाता है. तो कभी आपको शेयर स्ट्रेंथ पूछेगा, कभी कोहेजन पूछेगा, बात एक ही है, जो कि हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आधा. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को यहाँ पर QU से दिखाते हैं. ठीक है, तो C बराबर QU/2 या S बराबर QU/2, ये रिलेशन निकल के आता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राईएक्सियल टेस्ट. ये भी पूछा जाता है ना आपसे, इसलिए बोल रहा हूँ. इन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द डेविएटर स्ट्रेस इज गिवन बाय. तो एक फार्मूला बनता है सिंपल सा ट्राईएक्सियल में. फार्मूला देख लेते हैं. सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा A. सिग्मा A तो होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसी तरह से सिग्मा 3 होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. इसके दो नाम और होते हैं. एक नाम तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेल प्रेशर, और इसीलिए इसको हम सिग्मा C से भी दिखाते हैं, और कन्फाइनिंग प्रेशर भी यूज़ हो जाता है इसके लिए. तो सिग्मा 3 या सिग्मा C बात एक ही है, नाम भी इनके हैं अलग अलग लेकिन बात एक है. और एक और आता है डेविएटर स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा A से दिखाते हैं, कुछ जगहों पे सिग्मा D से भी दिखाया जाता है. तो इस क्वेश्चन में आपसे सिग्मा A पूछा हुआ है, तो बस इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सिग्मा A मिल जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर. द स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सोयल इज.
तो देखिए मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो उस चीज़ को एक्टिवेट करे। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वो कौन सी स्ट्रेस है, नीचे जो 4 स्ट्रेस लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी स्ट्रेस है जो शेयर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम देखते हैं फॉर्मूला, जो जनरली तो हम देखते हैं टाउ बराबर सिग्मा 10 प्लस सी। तो सिग्मा जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर इफ़ेक्टिव नहीं लिखा होता तब तो हम टोटल नॉर्मल स्ट्रेस कह देते, पर यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है इफ़ेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। मैंने आपको समझाया था टाउ जो है वो डिपेंड करेगा, टाउ जो है वो डिपेंड करेगा सिग्मा बार पे, जो कि एक मॉडिफिकेशन था जो तरजाकी जी ने दिया था। तो नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा, इफेक्टिव सही हो जाएगा। इन केस ये ना हो तब आप टोटल नॉर्मल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन क्या दे रखा है। ए लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट apparatus is used to determine the shear strength of a clay sample and only one end of the vein takes part in shearing the soil। बाकी जो इसमें साइन होते हैं यूजुअल मीनिंग उनके, टी हो गया टॉर्क, एच हो गई हाइट ऑफ वेन, डी हो गया डाया, और शेयर स्ट्रेंथ आपको बतानी है जिसको हम एस सी से दिखाते हैं, एस सी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो की पॉइंट है वो है ये, यानी ओनली वन एंड। वेन शेयर में जो वेन होते हैं या तो उनका एक ही किनारा अप्लाई होगा जिस पे शेयर लगेगा, या तो दोनों किनारे होंगे। अगर एक ही किनारा अप्लाई हो रहा है तो तब फॉर्मूला बनता है ऑप्शन बी, जिसमें d/12 आ जाता है। और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो 2 में भी सेम होती हैं जब दोनों एंड होते हैं। अब दोनों एंड जब होते हैं तो वहाँ पर d/6 हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखेगा। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, t/πd² ब्रैकेट में h/2 और प्लस में या तो d/12 या d/6। वन एंड है तो d/12, 2 एंड हैं यानी दोनों एंड हैं तो d/6। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, ये आगे यूज़ होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वन एंड आपको दे ना रखा हो स्पेसिफिकली कि ये यूज़ हो रहा है वहाँ पर, तब हम 2 एंड वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी जनरल फार्मूला 2 एंड वाला है और स्पेशल फार्मूला 1 एंड का है इसमें, क्योंकि वो दिया होता है। फिर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज़ अनड्रेन्ड, ड्रेन्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड या कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड। तो ये होता है अनड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है वो ड्रेन्ड होता है। सिंपल सवाल पूछा जाता है, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ प्योर क्ले soil is 100 kilonewton per meter square. What is the value of cohesion of the soil in kilonewton per meter square? यूनिट सेम है तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, कोहेजन पूछ रखा है। अभी आपको बताया था सी जो है वो क्यू यू का आधा हो जाता है, 100 का आधा हो जाएगा 50। A vein 20 centimeter long, 10 centimeter in dia was pressed into a soft marine clay at the bottom of a borehole. Torque was applied gradually and failure occurred at 1000 kilogram centimeter. The cohesion of the clay in kg per centimeter square is। तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डायमेंस जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, यहाँ kg सेंटीमीटर है, यहाँ वही चीज़ उसी में लाना है। तो सीधा हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर एच हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर डाया है, यहाँ पर टॉर्क दे रखा है 1000, और जनरली हम 2 एंड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं अनटिल एंड अनलेस वन एंड कहा ना हो। तो सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं रखी हुई हैं, सॉल्व कर रखा है। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/π × 6/7 यूनिट हो जाएगी kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि ऑप्शन में भी एक नज़र मार देनी चाहिए ना पहले, क्योंकि पाई वहाँ पर नहीं रखा हुआ है तो हम पाई को एज इट इज़ लेकर चलेंगे। इफ़ फाई बी द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, द एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल टू। मेजर के केस में प्लस हो जाता है 5/2, 45 के साथ माइनर होता तो माइनस हो जाता, ध्यान रखिएगा। वैसे इस चीज़ को ग्राफ से भी समझा जा सकता है, पर फिलहाल आप याद रखिएगा, इसे अटैच नहीं है। ठीक है, तो माइनर के लिए बी हो जाएगा। ए सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल फेल्ड अंडर एन एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन इट वाज लेटरली अनकन्फाइंड। द फेलियर प्लेन वाज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द वैल्यूज ऑफ कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर द सॉइल आर रेस्पेक्टिवली। सी पूछा हुआ है और
फाई पूछा हुआ है। देखिए, एक तो आपको ये स्ट्रेंथ दे रखी है, स्ट्रेस कह सकते हैं जिसे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो इसका आधा ही तो होता है कोहेजन, ठीक है। अनकन्फाइंड का केस है तो इसका आधा कर लेंगे, पर सवाल में जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर एमएम स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे बस। 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाला तो हमने वही QU/2 से, तो 50 आ गया। किलो न्यूटन की वजह से हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी, और एम स्क्वायर को जब MM स्क्वायर करना था तो 10⁻6 से कर दी। ओवरऑल 10⁻³ से भाग हो रहा है तो पॉइंट खिसक जाएगा 3 डेसिमल, तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.05 न्यूटन पर MM स्क्वायर। इसके बाद एंगल भी पूछा हुआ है आपसे। थीटा एक हिसाब से दे रखा है, जो प्रिंसिपल एंगल होता है, जैसे अभी हमने देखा था मेजर एंगल जो, वो 45 दे रखा है, तो 45 कैंसिल हो जाएगा, फाई यहाँ पर 0 आ जाएगा। फाई की वैल्यू आती ही तब है जब वो एंगल या तो 45 से कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, C एंड फाई। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, या डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए, शुरू के 2 ऑप्शन में एंगल की बात कर रखी है, फाई की। फॉर्मूला जो होता है उसमें फाई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो tan के साथ होता है। अब tan के साथ फाई की वैल्यू अगर है, यानी फाई अगर tan के साथ है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले की बात हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पर पहले जो 2 ऑप्शन है वो फाई से रिलेटेड है, बाद के 2 ऑप्शन नॉर्मल से हैं। तो फाई वाला कैंसिल इसलिए हो जाते हैं ऑप्शन, क्योंकि वो 10 के साथ है। अब 10 के साथ है, आप जानते हैं 10 0 पे तो चलो 0 होता है, 10 90 पे वैल्यू एकदम इन्फिनिटी हो जाती है। तो ग्राफ में तो वो चीज़ें सेटिस्फाइड हैं, पर क्या हम कह सकते हैं कि 0 से 90 जाते जाते चीज़ें 0 से इन्फिनिटी हो गई? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। हाँ, डिपेंडिंग ज़रूर है, डिपेंड करेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है, सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, तो ये नहीं होंगे ऑप्शन। और नॉर्मल स्ट्रेस होगा, लेकिन कैसा होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जैसा इसका ग्राफ जाता ही है आगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस कौन सा है? डी वाला, घटेगा तो घटेगा या फिर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वीडियो आपको ये शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के आपके दोस्त हों, और इससे मेरे काम को सपोर्ट मिलेगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके अकेले शेयर करने से क्या होगा। देखिए, जो लोग शेयर करते हैं वो भी अकेले ही होते हैं, और उसी से काम को सपोर्ट मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आगे सर्कुलेट करेंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसे लोगों को वीडियो मिल जाती है जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कई बार, और वो कहते हैं कि सिर्फ शेयर किसी ने किया था और इसलिए मुझे ये वीडियो मिली, तो इसलिए मैं आपको शेयर करने पर जोर देता हूँ। सबका फ़ायदा होता है इसमें। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन द मोहर सर्कल बाय अ पॉइंट एट विच। मैंने आपको बता दिया था। देखिए, शेयर स्ट्रेस को हम दिखाएंगे σ1 माइनस σ3/2 से, और नॉर्मल को दिखाएंगे σ1 प्लस σ3/2 से, ठीक है, मोहर सर्कल में, जिसके मैंने क्वेश्चन भी कराया आपको 2। कुलाम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो वही है, टाउ की जगह यहाँ पे एस लिख दिया गया है शेयर स्ट्रेंथ को, तो एस बराबर क्या होता है? σ tan⁵ प्लस c, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फॉर्मूला दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। एक्सपेंशन ऑफ सॉइल अंडर शेयर इज कॉल्ड। देखिए, डायलेटेंसी उस प्रोसेस को बोलते हैं जब शेयर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में वॉल्यूम चेंज हो। ज़रूरी नहीं है एक्सपेंशन ही हो, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, पर ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हो तो उस प्रोसेस को डायलेटेंसी बोलते हैं। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ये वेन वाला सवाल फिर से आ गया, तो इस बार पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डेटा देखेंगे। एच दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर, टॉर्क दे रखा है 2000। ये तो बिल्कुल एक जैसा ही हो गया, वहाँ पर 1000 था, यहाँ 2000 है, तो इसको तो आप ऐसे ही कर लेंगे। देखिए, ये होता है प्रैक्टिस का फ़ायदा। अगर आप वो सवाल करके गए हों घर से, ये एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या होगा? 1000 की जगह 2000 आ गया ना, 2 गुना हो जाएगा। वो क्या था? 1/π
6/7 इसका डबल क्या हो जाएगा, 6 की जगह 12 आ जाएगा बस। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हैं इसे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द हाइट ऑफ डायर रेशियो ऑफ अ लेबोरेटरी वेन इन वेन सेयर टेस्टिस। तो ये डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लैब टेस्ट के लिए थोड़ा अलग डेटा होता है, फील्ड के लिए अलग होता है। जो वेन के साइज़ होते हैं, हाइट और डाया और थिकनेस, यहाँ पे हाइट डाया की बात हो रही है। तो देखिए हाइट जो अगर 20 है करीब, तो डाया 10 है। उसी तरह से फील्ड में भी अगर हाइट 100 है तो डाया 50 है, लगभग आधा हो रहा है। तो हाइट टू डाया रेशो क्या हो जाएगा, 2। उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, undrained triaxial compression test is carried out on a saturated clay sample under a cell pressure of 50 kilonewton per meter square. The sample failed at a deviator stress of 100 kilonewton per meter square. The cohesion of this clay sample would be। अब देखिए ये वो फॉर्मूला है जिसकी बात मैं वहाँ पर कर रहा था। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए, सेल प्रेशर 50 दे रखा है, डेविएटर 100 दे रखा है। जैसे वहाँ पर था 20 और 40, तो वो 20 और 40 वहाँ पर ऐड होके क्या होना था, 60। उसी तरह से सिग्मा हो जाना था 60। ठीक है, इस सवाल की बात कर लेते हैं पहले। क्ले की बात हो रही है और सी आपसे पूछा हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया था इस तरह से होता है क्ले में। सी की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन फाई 0 हो जाता है। तो इस पूरे फार्मूला में हम फाई को 0 लेंगे। फार्मूला पढ़ लेता हूँ एक बार। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू 10 45 प्लस 5/2। फाई को हम यहाँ 0 करेंगे क्योंकि क्ले का केस है, और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। 150 आ गया सिग्मा 1 की जगह जो कि मेजर स्ट्रेस है, और 50 आ गया सिग्मा 3 की जगह जो कि माइनर है। ठीक है, बाकी सॉल्व करके सी आ गया 50। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट 4। सबसे कम किसके लिए होता है, तो क्ले के लिए होता है। हम जानते हैं सबसे कम 0, उससे कम क्या होगा। इफ़ द कोहेजन ऑफ अ प्योर क्ले फाउंड in an unconfined compressive strength test is 1 kg per centimeter square, then unconfined compression strength in kg per centimeter square is। तो क्या दे रखा है हमें, कोहेजन दे रखा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी उसकी, 2 हो जाएगा यहाँ पर। In an unconfined compression test on stiff clay, if the failure plane made an angle of 53 degree to the horizontal, what would be the angle of shearing resistance। 53 दे रखा है, 45 होता तो 0 हो जाता सीधा, लेकिन 53 है तो जस्ट ऐसा सॉल्व कर लेंगे। 45 प्लस 5/2 बराबर 53 है, तो 5/2 सॉल्व करके 16 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 45 में जब हम 8 जोड़ेंगे तभी तो 53 मिलेगा, और 8 का डबल कर देंगे बस 16। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि 5/2 होता है, तो 45 प्लस 16/2 ही किया होगा, तभी तो 53 मिला होगा। ठीक है, सोयल हैविंग सी इज इक्वल्स टू √3/2, फाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज सब्जेक्टेड टू सेल प्रेशर ऑफ 1 यूनिट, द डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर विल बी। सेम वही फार्मूला है जिससे रिलेटेड एक स्लाइड गायब हो गई थी। सी दे रखा है, फाई दे रखा है, सिग्मा सी दे रखा है, और डेल्टा पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर सी, फाई और सिग्मा 3 दे रखा है। सिग्मा 1 पहले निकाल लेंगे हम इन तीनों डेटा से, फार्मूला वही वाला यूज़ हो रखा है। सिग्मा 1 निकल जाएगा 6 यूनिट, देख सकते हैं। उसके बाद डेविएटर पूछी हुई है, तो डेविएटर का फार्मूला हम एक अलग से क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, यानी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको टोटल 3 सवाल दिखा दिए। In an unconfined compression test, the specimen fails at a compressive stress of 14 ton per meter square. The shear strength of the soil is। अब shear strength पूछी हुई है ना, तो आपको बताया था कोहेजन shear strength बराबर हो जाते हैं इस केस में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी QU दे रखा है आपको। C पूछा हुआ है तो 14/2 कर देंगे, 7 हो जाएगा। In a triaxial compression test, a specimen failed at a deviator stress of 180 kPa when the cell pressure was 100 kPa. Determine the major and minor। मेजर तो क्या होता है, उन दोनों का सम होता है सेल प्रेशर प्लस डेविएटर का, 280 तो हो जाएगा मेजर, और माइनर वही होता है जो सेल प्रेशर होता है। सिग्मा 3 से माइनर को दिखाते हैं, सिग्मा सी से सेल प्रेशर को दिखाते हैं, बात एक ही है। 280 और 100 वाला कॉम्बिनेशन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट फॉर डायरेक्ट सेयर टेस्ट। तो डायरेक्ट सेयर टेस्ट के लिए क्या सही है? टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोयल, ये गलत है। ये ट्राई एक्सियल के लिए सही होता है, तो उसका ध्यान रखना। ड्रेनेज कंडीशन कैन बी फुली कंट्रोल्ड, बिल्कुल गलत, हम पहले सवाल में देख चुके हैं। द फेलियर प्लेन इज़ ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐसा होता है, इसमें असम्पशन में ही आ जाता है। द वाटर कंटेंट ऑफ अ सोयल रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट इज़, इन किस में होता है? तो चेंज होगा ही नहीं अगर वाटर कंटेंट पूरे टेस्ट में, तो इसका मतलब है वहाँ पे कंट्रोल्ड है सब कुछ। कंसोलिडेशन भी कंट्रोल्ड है, ड्रेनेज भी, तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होना चाहिए ये फिर, ठीक है। क्वेश्चन के आधार पे ही आंसर होगा। इन अ डायरेक्ट सेयर टेस्ट ऑन सैंड, सी 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एरिया ऑफ सर्कुलर वॉक्स वाज 50, नॉर्मल लोड 750, फेलियर लोड 460, 5 विल बी। इस बार आपको स्ट्रेस नहीं दे रखी डायरेक्ट, नॉर्मल लोड दिया हुआ है, तो नॉर्मल लोड बाय एरिया हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, फेलियर लोड बाय एरिया हो जाएगा सेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टाउ निकलेगा। डिवाइड करना मत यहाँ पे, क्योंकि आगे फिर वो कट जाएंगे। तो 460/50 क्या हो जाएगा? टाउ। 750/50 हो जाएगा सिग्मा। यूज़ करेंगे, सी को 0 कर देंगे, और यहाँ से 460/750 आएगा, जिसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे अगेन, तो 31.52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगेन कैलकुलेटिव है। इन अ मोहर्स डायग्राम ए पॉइंट अबव मोहर्स एनवेलप इंडिकेट्स, तो उसके ऊपर कोई पॉइंट होता नहीं है, वो सब इमेजनरी कंडीशन होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोहर एनवेलप ये होता है जब हम अलग अलग प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो उनकी जो एक कॉमन टेंजेंट होती है वो हमें मोहर एनवेलप बताता है। इसको हम फेलियर एनवेलप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एज सच कुछ पॉइंट होता नहीं है, वो सब इमेजनरी होता है, जो भी हम लेते हैं समझने के लिए या किसी रिसर्च के लिए, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इमेजनरी कंडीशन सही होगा इसका। ए क्लीन ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट सेयर टेस्ट, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सेयर स्ट्रेस एट फेलियर आर बोथ इक्वल टू 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी, दोनों 120 है। तो इस सवाल को आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब टाउ भी 120 है, सिग्मा भी 120 है, हम जानते हैं यही होना है, फिर तो 1 आ गया, और सैंड है तो सी तो 0 हो ही गया, तो 10 फाई बराबर क्या आ गया? 1, तो 10 फाई की जगह 45 भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर रखा है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको ये सब दिमाग में ही हो जाना चाहिए। सैम्पल ऑफ ड्राई सैंड वॉज टेस्टेड इन डायरेक्ट, अब ये सेम सवाल है, देखिए सैंड की बात हो रही है, नॉर्मल लोड है, फेलियर लोड है, 5 पूछा हुआ है। इस बार स्ट्रेस नहीं है, लोड है, तो लोड अपॉन एरिया करेंगे दोनों केस में, क्योंकि एरिया सेम ही रखा जाता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फेलियर वाला कौन सा है? ये 36 वाला। नॉर्मल कौन सा है? ये वाला। तो दिस अपॉन दिस होगा, यानी 36/72 वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विद द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पैक्टेड क्ले सॉइल्स जनरली क्या होती है? तो कमी होगी जब पानी बढ़ेगा, जो क्ले पहले से ही कॉम्पैक्ट करके रखी हुई है उसमें अगर पानी बढ़ेगा किसी न किसी तरीके से, तो शेयर स्ट्रेंथ वो लूज़ करेगा अपनी, तो डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पर। वीडियो लाइक करना है आपको। और आखिरी सवाल, इन द ट्राईएक्सियल टेस्ट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज़, तो मेजर सिग्मा 1 क्या होता है? डेविएटर प्लस सेल प्रेशर, बता चुका हूँ आपको, बस रिवाइज के लिए डाल दिया था। ऑलराइट, ये थे 41 MCQs। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।